Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow, and today we will discuss about CDP previous year questions. So first question we have: the first primary agent of socialization is option A family, option B school, option C friends and option 4 media. So students, हमारे जो सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी एजेंट्स में होते हैं वो हमारी क्या होती है, वो फैमिली मेम्बर्स या हमारे जो कज़न्स होते हैं, हमारे सगे भाई बहन, वो सब किस में आते हैं, हमारे प्राइमरी एजेंट्स में। और जब हमारा चाइल्ड अपने होम एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर सोशल एनवायरनमेंट में एंटर करता है, जैसे अपने नेबरहुड में या फिर अपने स्कूल में, बच्चे का हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो उस सोशलाइजेशन में हेल्प करने वाले एजेंट होते हैं, लाइक आवर टीचर, पीयर्स, फ्रेंड्स, ये सब हमारे सेकेंडरी एजेंट कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 फैमिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव which period makes the transition from childhood to adulthood? Option 1 early childhood, option 2 middle childhood, option 3 pre-operational period और option 4 adolescence। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में डिस्कस किया था कि जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड, चाइल्डहुड हमारा कहाँ तक होता है 12 ईयर्स तक, और अडल्टहुड हमारा कहाँ से शुरू होता है 18 ईयर्स से। जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, और वो ही हमारा एक तरह से चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिशन पीरियड का काम करती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एडोलेसेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव which of the following would require use of gross motor skills? स्टूडेंट, हमने अपनी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हम अपनी लार्ज मसल्स लाइक आर्म्स, लाइक लेग्स, इन मसल्स का यूज़ करते हैं, और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं जिसमें हम हमारी टिनी मसल्स या फिर स्मॉल मसल्स लाइक फिंगर्स, टो, इन सब की मसल्स का यूज़ करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, which of the following would require use of gross motor skill? ऑप्शन नंबर ए पेंटिंग ऑन ए पेपर ब्रश यूजिंग ब्रश। इसमें हम हमारी फिंगर्स को यूज़ करेंगे, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर। इसमें भी कटिंग करने के लिए हमें हमारी फिंगर्स का यूज़ करना होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 थ्रेडिंग द निडल, निडल में यानी कि सुई में धागा डालने के लिए हम अपनी फिंगर्स का ही यूज़ करेंगे, हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड नाउ लास्ट ऑप्शन नंबर 4 वॉकिंग और रनिंग। स्टूडेंट्स, वॉक या रन करने के लिए हमें अपनी लेग्स की मसल्स का यूज़ करना होगा। लेग्स की मसल्स हमारी कैसी होती हैं, लार्ज मसल्स होती है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वॉकिंग और रनिंग, जिसमें हम हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव द बिलीव दैट physical objects such as dolls, cars, etc. have life-like qualities is called option A animistic thinking, option B hierarchical thinking, option C centration and option 4 categorization। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा प्याजे की थ्योरी से है। प्याजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें जो हमारी सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बताया गया है कि जो इस बच्चा होता है वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है लाइक डॉल्स या फिर कार्स, उनसे घर घर खेलता है या उनको ऐसे सोचता है कि वो लाइक ए सजीव, यानी कि वो हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। यानी कि वो
निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह सोचता है, सो वो एनिमिस्टिक थिंकिंग करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। इसके अलावा हम अदर ऑप्शन समझ लेते हैं। हायरार्कियल थिंकिंग, यानी कि हम एक हायरार्की में चलते हैं, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सोचते हुए चलते हैं, तो उसे हायरार्कियल थिंकिंग कहते हैं। थर्ड, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में क्या होता है? जब हम वस्तु के किसी केवल एक एस्पेक्ट, चाहे हम उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, किसी एक एस्पेक्ट पे ही फोकस करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेंट्रेशन। और ऑप्शन 4 है हमारा कैटेगराइजेशन, यानी कि हम वस्तुओं को उसकी क्वालिटीज़ के बेस पे, उसके साइज़, उसके कलर, उसके साइड्स आदि के बेस पे हम उसको अगर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कैटेगराइजेशन। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एनिमिस्टिक थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव giving cues and offering support to children as and when required is an example of scaffolding, reinforcement, conditioning, cognitive conflict. So student, ये क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जहाँ पे भी स्टूडेंट को, बच्चे को नीड की हेल्प होती है, यानी कि उसको ज़रूरत चाहिए होती है, हमें केवल वहीं पे बच्चे को क्यू या उसे सपोर्ट ऑफ़र करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे सही पॉइंट ऑफ मोमेंट पे उसको हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, बच्चा अपने हाई लेवल परफॉर्म कर सकता है। और उस सपोर्ट को या उस नीड को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। उसको हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, स्कैफोल्डिंग। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रपोजेस। सो वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? फर्स्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, रॉट लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। सो स्टूडेंट देखिए, हमें इस बच्चे की प्रोग्रेस के लिए कहीं पे भी ना ही रॉट लर्निंग करनी होती है और ना ही पैसिव लर्निंग, जहाँ पे स्टूडेंट केवल बैठ के सुनता है। सो अब बच्चे ऑपरेंट लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो ऑपरेंट लर्निंग थी वो हमारे किसने दी थी? स्किनर ने। किसने दी थी? स्किनर ने। और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? जिसमें बच्चे और टीचर या फिर बच्चे और पेरेंट्स आपस में मिलके कोलैबोरेट कैसे करते हैं? ग्रुप्स बना के एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, यानी कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। सो इसी को कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, और जो किसने बताई थी? हमारी वाइगोत्स्की ने बताई थी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कोलैबोरेटिव लर्निंग। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव development the individual strives to maintain the expectations of others rather than focus on consequence of one's action. Option 1, pre-operational level, option 2, pre-conventional level, option C, conventional level and option 4, post-conventional level. So student, ये क्वेश्चन हमारा कॉलबर्ग्स के नैतिक सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग से लिया गया है, जिसमें हमारे कॉलबर्ग ने 3 लेवल्स बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। सो इसमें क्या होता है? जो प्री कन्वेंशनल होती है उसमें बच्चा सिर्फ स्टूडेंट्स जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है वो हमारा बिलो देन 6 ईयर होता है। सो उसमें बच्चा क्या करता है? सिर्फ अपने बड़ों का या अपने टीचर्स के अप्रूवल से काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक गुड बॉय बनने की या गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। लेकिन जो कन्वेंशनल लेवल होता है, कन्वेंशनल लेवल में क्या करता है? वो जो दूसरे पहले से ऑलरेडी रूल्स बना चुके हैं उनको फॉलो करता है, रेदर देन कि वो अपने एक्शंस के जो परिणाम होंगे उनको फॉलो करता है। एंड जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है, पोस्ट कन्वेंशनल क्या होता है? वो
अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है उन रूल्स को फॉलो करता है। अगर उसे कोई रूल ब्रेक करना पड़े किसी मॉरल वर्क के लिए तो वो उस रूल को ब्रेक कर देता है और यहाँ तक कि अपने लाइफ को भी डेंजर में डाल सकता है। सो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल लेवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव A progressive classroom is examination centric, textbook centric, teacher centric and learner centric. So students, progressive classroom क्या होता है? जिसमें हम बच्चे को केंद्र में रखते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट को सेंटर में रख के उसी के अकॉर्डिंग, उसी की बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही हम अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करते हैं। हम क्लासरूम में एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। सो हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या हो जाएगा? जिसमें हम बच्चे को सेंटर में रखते हैं और बच्चे को ही हम क्या कहते हैं? लर्नर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लर्नर सेंट्रिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव Renu is a counselor at a school. Which intelligence should she have to be an effective counselor as per हावर्ड गार्डनर थ्योरी? जो हावर्ड गार्डनर हैं उन्होंने हमें जो है वो इंटेलिजेंस के कुछ टाइप बताए हैं। उन्होंने हमें टोटल 9 टाइप्स बताए हैं, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक, स्पाशियल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। सो जो रेनू है वो हमारी क्या है? स्कूल में एज ए काउंसलर है। सो रेनू हमारी काउंसलर है और काउंसलर का क्या काम होता है? एक दूसरे से बात करके जो उसके पास काउंसलिंग के लिए आता है उससे बात करके उसके मन की बातों को, यानी कि जो उसके अंदर बातें उसको परेशान कर रही हैं या उसके अंदर बातें चल रही हैं, वो उनको जानने की कोशिश करती है और फिर उसकी बातों को समझ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सो स्टूडेंट्स, इस समझने की क्रिया के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरपर्सनल स्किल। ताकि इंटरपर्सनल में क्या होता है? जो 2 पर्सन्स या फिर हमारे आमने सामने जो बातें होती हैं उनको हम समझ सकते हैं, यानी कि 2 पर्सन्स के बीच में होने वाली हमारी जो टॉक होती है या हमारी जो भी बातें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। और अगर हमारा एक ही पर्सन के बीच अपने मन में ही द्वंद्व पैदा हो रहा है या अपने मन में ही वो कन्फ्यूज़न में पैदा हो रहा है और अपने मन में ही वो बातें कर रहा है, तो उसके लिए इंट्रापर्सनल का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर रेनू इज़ ए काउंसलर इन स्कूल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल स्किल। Now our last question number 10 we have assertion. 4-year-old Ria cannot take into consideration the height and width of the 2 beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beakers. Reason: Ria is at pre-operational stage of cognitive development as per Jean Piaget. So students, हमें इसमें दिया गया है कि रिया जो है वो एक ही टाइम पर 2 बीकर्स जिनकी हाइट एंड विड्थ अलग अलग है, एक बीकर का पानी दूसरे बीकर में डालती है तो वो ये कंसीडर नहीं कर पाती है कि दोनों बीकर्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन। यानी कि वो बीकर्स के एस्पेक्ट हाइट, विड्थ और लेंथ को कंसीडर नहीं कर पा रही है कि इनमें चेंज होने से हमारा वॉल्यूम में चेंज, पानी के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। और ये सेंट्रेशन वाली कंडीशन हमारी किस स्टेज में आती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। सो हमारा असर्शन के अकॉर्डिंग हमारा रीज़न सही दिया गया है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू।